महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे अपना दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था वो था 1206 से 1526 तक का। दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ नगर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो पांडवों द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार था और 1170 में दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। अगली बात आती है हमारी 1192 में तेहरान के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था अपना। अगली बात आती है दिल्ली सल्तनत पर तुर्क और अफगान शासकों ने 320 वर्ष तक का दिल्ली पर राज किया था। अब हम दिल्ली सल्तनत के वंश पढ़ेंगे क्रम वाइज, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे पूछा जाता है, कभी कभी तो क्रम वाइज भी पूछ लेता है। तो पहला आता है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका সময়काल था वो था 1206 से 1290 तक का। दूसरा आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। इसका समयकाल क्या था? 1290 से 1320 तक का, और सबसे कम समय तक का शासन था इस वंश का। तीसरा वंश है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसका समयकाल था 1320 से 1413 तक का। सर्वाधिक समय तक शासन किया था इस वंश ने। अगला है हमारा चौथा सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिरजा खां। समयकाल क्या था? 1414 से 1451 तक का। लास्ट आता है हमारा पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बेलोल लोधी। इसका जो समयकाल था 1451 से 1526 तक का था। अब बात आती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश का जो समयकाल था वो था 1206 से 1290 तक का। 84 साल राज करा था इस वंश ने। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तव में 3 गुलामों ने इस वंश पर राज करा था। पहला कौन था? कुतुबी वंश था, जो 1206 से 1211 तक रहा। संस्थापक कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात आती है दूसरे वंश की। कौन था? प्रथम इलबरी वंश। इलबरी एक जाति थी, नस्ल। 1211 से 1266 तक राज करा था इसने। और कौन था इसका संस्थापक? ये था इल्तुतमिश। अब बात आती है तीसरे वंश की। यह है द्वितीय इलबरी वंश, 1266 से 1290 तक। कौन था इसका संस्थापक? यह था बलबन। अब बात कर लेते हैं अपनी, क्या कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समयकाल था वो था 1206 से 1210 का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है चंद्रमा का देवता, और ये गौरी का एक विश्वसनीय गुलाम था, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था ये। ठीक है। अब अगली इसकी महत्वपूर्ण बात आ जाती है उपाधि की। इसकी उपाधि क्या क्या मिली? पहली मिली से मलिक की उपाधि। ठीक है। दूसरी बात आती है ये मिली लाल बख्श। इसे लाल बख्श कहा जाता था, क्यों? क्योंकि लाखों का दान करता था। तीसरी उपाधि थी इसकी पील बख्श। पील बख्श को कहा जाता था क्योंकि हाथियों का दान करने वाला था ये। चौथी उपाधि है इसकी, ये है कुरान खावा। तो ये इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने बचपन में ही कुरान पढ़ ली थी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा पेपर में। जिसने दिल्ली की राजधानी कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक पुत्री का विवाह अपने इल्तुतमिश से कर दिया था, और एक पुत्री का विवाह इसने ताजुद्दीन के साथ कर दिया था। और गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आकुर नियुक्त किया था। अमीर आकुर होता क्या है? ये होता है घुड़सवार के पद पर। अब बात आती है 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासपत्र सौंपा था। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बख्तियार काकी की याद में करवाया था। अब आ जाते हैं कुतुब मीनार के द्वारा निर्मित मस्जिद के। पहली कौन सी मस्जिद है? ये बनवाई थी कुवैतुल इस्लाम मस्जिद 1197 में। यह भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। किसके अंदर है? ये कुतुब मीनार के अंदर है, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। अगली बात आती है हमारी 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पे है? राजस्थान, अजमेर में। यह सूफी संत पंजाब शाह के 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स मतलब मेला, 2.5 दिन का मेला लगता है। दोस्तों अगली बात आती है इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की। इसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी, चौगान खेलते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी। चौगान होता क्या? पोलो स्टिक वाला वो गेम जो खेलते हैं। जो उसका दरबारी कवि था वो था हसन निज़ाम। ठीक। जो इसका दिल्ली में जो हसन निज़ाम है, उसने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था दिल्ली के बारे में, ताजुल मासीर के लेखक। ठीक है। दिल्ली का ग्रंथ है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है आराम शाह की। आराम शाह था कौन? ये था कुतुबुद्दीन का ऐबक का पुत्र। कुछ विद्वानों ने कहा था इसने सिर्फ केवल 8 ही महीने राज करा था गद्दी पर, और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी जड़ नामक स्थान पर, प्रथम इलबरी वंश पर। इसका समयकाल क्या था? 1211 से 1266 तक का राजगढ़ था इलबरी वंश ने प्रथम ने। इसका जो संस्थापक था वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? 1211 से 1236 तक का। इलबरी एक जाति थी। किस वंश से था ये? था शमसी वंश से। और इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था इलाम खां। अब इसकी बात कर लेते हैं उपाधियों की। इसकी पहली उपाधि है गुलामों का गुलाम। क्यों कहते थे? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। इसकी दूसरी उपाधि है हजरत
दिल्ली। इसका इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? संपूर्ण राज्य का स्वामी या साम्राज्य का स्वामी, ये इसकी अर्थ है इसका। चलते आगे। 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। मतलब इल्तुतमिश को मतलब दास्ता से मुक्त कर दिया था, अब वो गुलाम नहीं रहा था। ठीक है, ये सुल्तान बनने से पहले बदायूं का अख्ता या इक़्तिदार था। इक़्तिदार होता है ज़मीन का टुकड़ा। इसकी आगे बात करेंगे अपनी। और ये बदायूं पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है यूपी में। बगदाद के खलीफा शेर बिलाल से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। इसने अपनी शिक्षा जो धारण करती है शेर बिल्ला खां से करी थी। और खलीफा प्रमाण पत्र 18 फरवरी 1229 को मिला था इसे। और इस पत्र में क्या था? इस पत्र में इसे सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, इसने सुल्तान आजम की उपाधि धारण करी थी। नोट लगाकर लिख लीजिए, इसने इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया था अपनी। आगे बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के दमन की। पहला आता है यल्दौज का दमन। कब हुआ? 1215 में। तेहरान के मैदान में गजनी के उत्तरदायी यल्दौज की हत्या कर दी थी। दूसरा है गयासुद्दीन आजम का दमन। ये 1225 में हुआ। बंगाल के सुल्तान की हत्या कर दी थी इसने, बंगाल को अपने वश में कर लिया था, मतलब पूरे जीत लिया था। तीसरा है कुब्जा का दमन। कुब्जा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और ये कब हुआ कुब्जा का दमन? 1228 में। अब चौथी बात इंपॉर्टेंट है इसकी, चंगेज़ खां का आक्रमण। चंगेज़ खां का आक्रमण कब हुआ? 1221 में। मंगोल चंगेज़ खां ने दिल्ली कूच किया, मतलब दिल्ली पहुंचा, पर इल्तुतमिश ने चतुराई से आक्रमण रोक दिया। चतुर व्यक्ति था वो इल्तुतमिश। अब आगे इसके महत्वपूर्ण कार्यों की बात कर लेते हैं। इसका पहला कार्य आता है 40 दल। ये तुर्कान है चहलगनी का गठन। इसमें 40 लोग थे, वो भी सरदार। ये 40 विश्वसनीय थे, विश्वसनीय मतलब ट्रस्टेड। एक दल था जो शासन से चलाने में मदद करता था, 40 दल का। इसका दूसरा कार्य आता है इक्ता व्यवस्था का जनक। ये इक्ता क्या है? इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा। ये नोट लगाकर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता बांटनी शुरू कर दी थी, मतलब जमीन बांटनी शुरू कर दी थी। जो काम अच्छा करता था, मतलब उसे इनाम दिया जाता था, इनाम में बदले पैसे दिए जाते थे, उसे अब जमीन बांटनी शुरू कर दी थी इसने। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने शुरू करे। प्रथम सुल्तान था ये जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और उसने टकसालों पर अंकित नाम करवाया, परंपरा शुरू करी इसने। टकसाल का अंकित नाम कैसे? जैसे हमारे अब 2000 के 500 के नोट पर जैसे वो बनाता है, अब किसी पे थम्पी है, किसी पे क्या कह रहे हैं हमारा लाल किला है, ऐसे ही इसने नाम लिखवाने शुरू कर दिए पीछे। और इसके सिक्कों पर क्या छपा रहता था पीछे? शिव, नदी व चौहान घुड़सवार अंकित थे। और उसकी अगली बात है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। बनवाई किसने थी? वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अब आगे चलते हैं इसके दूसरे पर। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था। ये इल्तुतमिश को गुलबंद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसका तीसरा मुख्य कार्य क्या है? दिल्ली में दो मदरसे निर्माण तो करवाए इसने, मतलब 2 मदरसे बनवाए। पहला मदरसा कौन सा है? मदरसे मुजीज। दूसरा है नासरी मदरसा। इसने अपने बेटे की स्मृति पर बनवाया, नसरुद्दीन की। और इसकी अब क्या है, न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। इसकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इल्तुतमिश के महल के बाहर शेर की 2 मूर्तियाँ लगाई गई थी, जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। उन घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जाता था। और जो न्याय मांगता था ना, न्याय पाने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करता था। अब बात कर लेते हैं इसके दरबारी इतिहासकार की। इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? मिनाज उल सिराज, जिसकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी। जो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 अप्रैल 1236 को। अब इसका बेटा गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। इल्तुतमिश ने हालांकि मृत्यु से पहले ही अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को ही घोषित कर दिया था राजा, लेकिन इसकी पत्नी ने, जो इसकी पत्नी थी रुकनुद्दीन की माँ, इसे बना दिया था मतलब राजा। और इसके अत्याचारों से परेशान होकर रज़िया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा था। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी वो 12 नवंबर 1236 में हत्या कर दी गई थी इसकी। रज़िया सुल्तान का जो जन्म हुआ वो 1205 में, और जो उसका कार्यकाल था वो 1236 से 1240 तक का था। और रज़िया सुल्तान थी कौन? ये थी इल्तुतमिश की बेटी, और ये दिल्ली की प्रथम अंतिम मुस्लिम शासक थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इसने पुरुष के वस्त्र पहनकर शासन किया था, जैसे कि कोट व टोपी। अगला है, रज़िया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर आकुर पर नियुक्त किया था। ये अमीर आकुर का पद होता क्या है? ये होता है घुड़सवार का पद। अगला पॉइंट है हमारा, रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। ये था कौन? ये था भटिंडा का सूबेदार। रज़िया की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 14 अक्टूबर 1240 में, कैथल के पास। कैथल पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है हरियाणा में। आगे चलते हैं, रज़िया की मजार कहाँ पे है? यह है टोंक, राजस्थान में। और रज़िया का मकबरा कहाँ पे है? यह है दिल्ली। कुछ हमारे कथन है, जैसे कुछ विद्वानों ने दिए थे,
अल्बिस्टीन ने कहा था कि रजिया स्त्री न होती तो उसका भारत में महान शासकों में नाम लिया जाता था। मिनाज के अनुसार कहा था, भाग्य ने इसे पुरुष नहीं बनाया, वरना इसमें अच्छे गुण थे सुल्तान बनने के। रजे की उपाधि क्या थी? ये थी उद्मत उल निशवा। अगला जाता है हमारा मोइजुद्दीन बैरम शाह। इसका जो कार्यकाल था ये था 1240 से 1242 तक का। ये एक नाम मात्र का सुल्तान था। और किसने सुल्तान बनाया था? ये बनाया था 40 के दल पर। जो 40 सरदारों का दल था ना, उसने बनाया था सरदार। आगे चलते हैं। इसने एक नवीन पद की स्थापना करी थी, वो है नायाब ए मुमालिकित। और किसे नियुक्त किया था इसने? ये क्या था? एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया था। और इस पद का जो अर्थ है वो है संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी। अब चलते आगे। 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था और 13 मई 1242 में अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अब बात आती है हमारी अलाउद्दीन महमूद शाह की। इसका जो कार्यकाल था वो था 1242 से 1246 तक का। इसी के समय बलबन बहुत प्रभावशाली हो गया था और इसी के समय 1245 में उच्च जगहों पर मंगोलों का अधिकार भी हो गया था। अब चलते आगे। जैसे 10 जून 1246 को अलाउद्दीन महमूद शाह को बलबन ने कैद कर लिया था। अब आगे चलते हैं। अब आता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था वो था 1246 से 1266 तक का। और ये था कौन? ये था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था ये, जैसा कि इल्तुतमिश का पोता। इसके समय बलबन नायाब के पद पर नियुक्त हुआ था और इसी ने, नसरुद्दीन महमूद ने, बलबन को उल्लुग खां की उपाधि थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो उल्लुग खां की उपाधि किसने दी? तो ये दी नसरुद्दीन महमूद ने। और इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 1266 में। निसंतान हो गया, मतलब इसकी कोई संतान नहीं थी। गयासुद्दीन बलबन था कौन? ये था इलबरी तुर्क था ये, जिसे मंगोलों ने बंदी बना लिया था। और इसका समयकाल क्या है? वो है 1266 से 1287 तक का। अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1233 में इसे इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था और 40 के दल में शामिल कर लिया था इसे। उसका वास्तविक नाम क्या है? यह है बाउद्दीन। इसने क्या कह रहा है? बलबन ने एक राज्य सिद्धांत दिया, वो था देव्य सिद्धांत। यह प्रथम सुल्तान था जिसने देव्य सिद्धांत दिया था। और इसी सिद्धांत के अनुसार इसे 2 उपाधि मिली थी बलबन को। पहली थी नियाबत ए खुदाई, जो ईश्वर का प्रतिनिधि थी। दूसरा है जिल्ले इलाई, जो ईश्वर की छाया थी। आगे चलता है। इसका प्रसिद्ध कथन था, जब मैं किसी मूल व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार की ओर चला जाता है। इसका प्रसिद्ध कथन था। अब बात कर लेते हैं बलबन के प्रमुख कार्य की। पहला कार्य क्या है? दरबारी अनुशासन। इसका दरबारी अनुशासन बहुत अच्छा था क्योंकि इसने फारसी परंपराओं की शुरुआत करी थी, जैसे कि सिजदा और पाबोस। सिजदा होता क्या है? घुटनों के बल बैठकर सर झुकाते थे सरदारों को, जैसे सरदार होता था। और पाबोस होता क्या है? सुल्तान के कदम चूमना। इसने पारसी नववर्ष को मनाना शुरू करा, जिसे नरोज त्वार कहते हैं। तीसरा जो है, इसने जो सैनिकों को जमीन दी जाती थी, भूमि, वो भी जैसे वंशुनागत, जैसे कि पिता के पिता जैसे एक ही परिवार को दी जाती थी, उसने समाप्त कर दी। अब किसी भी सैनिक को वो मतलब उनके परिवार को नहीं दी जाएगी। अगला है, बलबन ने दीवाने आरी नामक एक सैन्य अभियान का गठन किया। इसका पहला पद किसे दिया? इमादुल मुल्क को सौंपा था। कार्य आता है गुप्तचर विभाग। इसने बरीद ए मुमालिक का गठन किया। यह होता क्या है? ये सर्वोच्च अधिकारी का पद होता है और गुप्तचरों को नगद वेतन दिया जाता है इसमें। पांचवा कार्य क्या था? इसने 40 के दल को समाप्त कर लिया था। छठा पॉइंट क्या है? 1279 में बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करते हुए बलबन ने भयंकर हिंसा का प्रदर्शन किया था। और इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? इसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसकी मृत्यु हो गई थी 1286 में। बरबनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिक ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और 40 दिन का उपवास रख लिया था। यह प्रसिद्ध कथन है, इंपोर्टेंट। अब आगे बात कर लेते हैं। बलबन के 2 पुत्र थे, कौन कौन से? एक था शहजादा महमूद और दूसरा था बुगरा खां। शहजादा महमूद जो था वो मंगोल आक्रमण में मारा गया था। और बुगरा खां क्या था? ये डरकर बंगाल भाग गया था और नासरुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बना। और बलबन की इच्छा थी कि महमूद का बेटा के खुसरो शासक बने, परंतु तुर्क अमीरों के कारण बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को शासक बनाया। इसलिए अब जो राजा बना वो केकुबाद बना, बुगरा खां का पुत्र। इसका जो शासनकाल था वो 1286 से 1290 तक का था। ये अत्यधिक शराब पीता था, मतलब सेवन करता था। और इसका आधा शरीर जो है लकवाग्रस्त हो चुका था, लकवा मार चुका था इसके। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसे यमुना में फेंक दिया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। पढ़ेंगे अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है उसका जन्म हुआ था 1253 में यूपी एटा पटियाला गाँव में। जो इसका उपनाम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कहा जाता था तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को, या भारत का तोता। जिसका गुरु था वो था निजामुद्दीन औलिया और इसे उपाधि दी गई थी तुर्किल्ला की।
तबले और सितार का आविष्कार किया था इसने, अमीर खुसरो ने। और एक गायन था कव्वाली का, कव्वाली गाता था ये। आगे चलते हैं, जो इसके प्रमुख ग्रंथ पर बात कर लेते हैं। इसका पहला ग्रंथ था नूर नूर सी पर। इसमें क्या है, इसमें भारत की जलवायु तथा पुष्पों का वर्णन है, फ्लावर का वर्णन दिया गया है इसमें। दूसरा है इसका देविल रानी। तीसरा ग्रंथ है इसका तुगलक नामा। चौथा ग्रंथ है इसका तारीख लाई या खजाइन उल फतू। बात कर लेते हैं जैसे अमीर खुसरो ने किन राज्यों का शासन किया था, मतलब किन किन राज्यों में इसने काम किया था, जैसे किन किन राज्यों का वो मतलब दरबारी कवि था। पहला था बलबन गए, दूसरा केकुबाद, तीसरा क्यूमर्स, चौथा था जलालुद्दीन खिलजी का, पांचवा उमर खिलजी, छठा मुबारक खिलजी, सातवां था खुसरो खां का, और आठवां गयासुद्दीन तुगलक। मूल तो 6 सुल्तान थे, बाकी जो 8 है इनमें 2-3 मतलब ऐसे ही काम कर लेता इसने, वैसे मूल जो है हमारे 6 हैं।